ईंट और नाली से नापतोल की दुनिया शुरू हुई। अग्नि और वाणी ने चाल चलन को बांधा। लोहे और खेतों ने गांवों को राज्य बनाया। यही धागे कला, भाषा, अनुष्ठान, विचार नदियों के साथ गूंथकर एक सभ्यता बने। अब देखते हैं क्या बचा और क्या बदला। नदियां पानी ही नहीं, स्मृतियां भी बहाती है। ईंटें पानी को नापती है, वाणी अनुष्ठान को, डोरी भरती को। खेत, लोहे और दान मिलकर नियम बनाते हैं। सिंधु से गंगा तक वही धाराएं। लोग नए माप सीखते हैं और स्मृति बनी रहती है। झिलमिल कहानियां में स्वागत है। कहानियां जो इतिहास की रोशनी में झिलमिलती है। कोई संदेह हो तो कमेंट करें और पसंद आए सब्सक्राइब करें। सिंधु घाटी की योजनाबद्ध नगरी, मानक ईंटें और जटिल जल प्रबंधन एक अद्भुत शहरी सभ्यता की गवाह है। 1900 ईसा पूर्व के बाद शहरी केंद्र कमजोर पड़े, लेकिन स्थानीय संस्कृतियां पूर्व और दक्षिण की ओर बढ़ती रहीं। इसी बीच पश्चिमोत्तर में आर्यभाषी समूह उभरे जो खुद को आर्य कहते थे और जिनका जीवन पशुपालन पर आधारित था। उनकी धार्मिक दुनिया अग्नि और सोम पर केंद्रित थी, जिसमें इंद्र और अग्नि जैसे देवताओं की प्रशंसा की जाती थी। बाद के वैदिक काल में गंगा यमुना दोआब की ओर प्रसार हुआ। लोहे के उपकरणों ने कृषि को बढ़ावा दिया। कुरु पांचाल जैसी राज्य इकाइयां, जनपद सामने आई और सामाजिक व्यवस्था वर्ण मॉडल में बन गई। लोग विलुप्त नहीं हुए, वे आगे बढ़े और नए आने वालों के साथ मिलकर एक नई संस्कृति का आधार बने। आधुनिक आनुवंशिकी बताती है कि 2000 ईसा पूर्व के बाद स्टेप क्षेत्र से आने वाले लोगों का मिश्रण स्थानीय आबादी के साथ हुआ। सिंधु, घग्गर, हक्करा और गंगा यमुना जैसी नदियां दोनों कहानियों की भूरी रहीं, भले ही उनका प्रवाह बदला। वैदिक ऋचाएं एक शक्तिशाली सरस्वती नदियों की प्रशंसा करती है, चाहे वह वर्तमान हो, याद की गई हो या कल्पना की गई हो। मोती बनाना, धातुकर्म और पशुपालन जैसे कौशल दोनों युगों को जोड़ने वाली कड़ियां हैं। बदलाव केवल मात्रा और संदर्भ का था। शहरी कारखानों से गांव के कारीगरों तक अग्नि की केंद्रीयता दोनों संस्कृतियों में एक समान थी, चाहे वो हड़प्पा का चूल्हा हो या वैदिक यज्ञ की वेदी। वैदिक संस्कृत के ध्वनि विज्ञान, रेक्ट्रोफ्लेक्शन और शब्दावली में स्थानीय भाषाओं का प्रभाव स्पष्ट है। हड़प्पा की शहरी पदानुक्रम लुप्त हो गए और कुरु पांचाल जैसे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। वैदिक विचार ने एक नैतिक ब्रह्मांडीय व्याकरण, ऋत, बाद में धर्म प्रदान किया। हड़प्पा के विशाल योजनाबद्ध शहरों और वैदिक ग्रामीण दुनिया के बीच एक बड़ा अंतर था। गंगा मैदान में दूसरा शहरीकरण हड़प्पा के पुनरुत्थान नहीं बल्कि एक नई घटना थी। हड़प्पा लिखता था, उसकी लिपि अब तक अपठनीय है। वैदिक संस्कृति मौखिक थी, जिसने ध्वनि को सहेजा। हड़प्पा के देवता और चिन्ह हमें सीधे वैदिक देवताओं से नहीं जोड़ते। यह एक बड़ा टूटने का बिंदु है। घोड़े और रथ हड़प्पा संदर्भ में दुर्लभ है, लेकिन वैदिक कल्पना और युद्ध में केंद्रीय है। हड़प्पा का शासन रहस्यमय है। वैदिक राजनीति स्पष्ट रूप से कबीले, सभाओं और अनुष्ठानिक राजत्व पर आधारित थी। मुख्यधारा का विद्वानों का मानना है कि दूसरी 1000 वर्ष ईसा पूर्व में आर्यभाषी समूहों का प्रवास हुआ। भाषा विज्ञान, पुरातत्व और प्राचीन डीएनए इस प्रवास के पक्ष में मजबूत सबूत प्रस्तुत करते हैं। घग्गर हकरा का प्रवाह कम होना हड़प्पा बस्तियों के पूर्व और दक्षिण की ओर खिसकने का एक कारण हो सकता है। कालीबंगन के अग्नि वेदियां और वैदिक स्रोत वेदियों में अंतर है, लेकिन अग्नि की केंद्रीयता एक समान है। हड़प्पा क्षेत्र में घोड़े के अवशेष बहस का विषय है। अधिकांश विद्वान उन्हें दुर्लभ मानते हैं। पेंटेड ग्रेवेयर और महाभारत के पुरातात्विक संबंध दिलचस्प हैं, लेकिन निर्णायक नहीं। वैदिक संस्कृत भारत की सभी आधुनिक आर्य भाषाओं की पूर्वज है। पाणिनि के व्याकरण ने इस भाषा को एक ऐसी सटीकता दी जिसने शताब्दियों तक ज्ञान को संरक्षित रखा। वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद ने एक टिकाऊ शैक्षणिक परंपरा की नींव रखी। वर्ण मॉडल ने एक नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क दिया जो बाद में जाति प्रणाली में बदल गया। वैदिक राजसूय और अश्वमेध जैसे अनुष्ठानों ने राजा की वैधता को ब्रह्मांडीय व्यवस्था से जोड़ा। अर्थ, धर्म, कर्म और संसार के विचारों ने भारतीय दर्शन की पूरी बहस को आकार दिया। शुल्ब सूत्रों का ज्यामिति और ज्योतिष का कैलेंडर वैदिक वैज्ञानिक चिंतन के उदाहरण है। उपनिषदिक प्रश्नों ने एक ऐसा माहौल बनाया जिसने बौद्ध और जैन जैसे श्रमण आंदोलनों को जन्म दिया। ऋग्वेद मंत्र, सामवेद के गान, यजुर्वेद के यज्ञ सूत्र और अथर्ववेद के घरेलू मंत्र ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों की व्याख्या करते हैं, जबकि आरण्यक और उपनिषद बाहरी अनुष्ठान से आंतरिक दार्शनिकता की ओर ले जाते हैं। शिक्षा, कल्प,
व्याकरण निरुक्त, छंद और ज्योतिष वेदांग ने वैदिक अध्ययन को एक पूर्ण विज्ञान बनाया। अग्निहोत्र, सोम यज्ञ, राजसूय और अश्वमेध जैसे वैदिक अनुष्ठान सार्वजनिक और निजी दोनों स्तरों पर थे। 2600 से 1900 ईसा पूर्व परिपक्व हड़प्पा शहरीकरण का स्वर्णिम युग। 1900 से 1300 ईसा पूर्व हड़प्पा का क्षेत्रीयकरण और पूर्व की ओर पलायन। 1000 से 600 ईसा पूर्व बाद का वैदिक काल, कुरु पांचाल का उदय और उपनिषदिक चिंतन। 600 ईसा पूर्व के बाद महाजनपद, दूसरा शहरीकरण और बौद्ध जैन आंदोलनों का उदय। क्या आर्य आक्रमणकारी थे? सबूत हड़प्पा शहरों के एक बार में पतन का समर्थन नहीं करते। क्या वैदिक धर्म और बाद का हिंदू धर्म समान है? यह एक पूर्वज परत है, ना कि पूरी तरह से समान। इस संश्लेषण को समझना झूठे द्वियाधारी को दूर करता है। यह अनुकूलन और संपर्क की कहानी है। वैदिक युग की देन एक एकीकरणकारी अनुष्ठान संस्कृति और एक आत्म आलोचक दार्शनिक प्रवृत्ति। शहरी ग्रिड से लेकर अनुष्ठानिक राज्यों तक का सफर भारतीय सभ्यता की नींव रखी। सिंधु ने इस भूमि को पहली महान शहरी छाप दी। वैदिक वर्षों ने इसे इसकी पहली महान ग्रंथों और दार्शनिक छाप दी। ईंटों की सीधी गलियां देहाती पगंडियां बनती है। नदियां वही है। मुहर से भाषा, शहर से डेरा, जीवन का व्याकरण बदलता है। नदियां पानी से अधिक बहाती है। स्मृतियां, किनारे बदलते हैं, रास्ते मुड़ते हैं, पर नाम, गीत और रिवाज उनके साथ चलते रहते हैं। रात के आंगन में 3 अग्नियां बोलती है। नपे शब्द, श्वास की लय और आहुति से जग का ताना बाना फिर समरता है। बरगद की छाव में सभा, कहना, सुनना, मानना, उपहार वचन बांधते हैं। निर्णय उतरता है और राजन लोगों के बीच से उठता है। लोहे की धार जंगल काटती है, पानी धान संभालता है। खेत, कारीगर और श्रम से गांव बसते हैं। यही राज्य की नींव बनती है। डोर खूंटे से धरती नापी जाती है। शब्द और दान से राजकर्म समरता है। राज्य आकाश से जुड़ता है, माप से, बल से नहीं। ईंट नाली, अग्नि चक्र, रस्सी मुहर, धागों सा गुंथते हैं। नदियां राह दिखाती हैं, लोग माप सीखते हैं। यही गुंथन समय को थामे रखती है। वजन और मुहर भरोसा निभाते हैं। डोर खूंटे से नाप मिलती है, लोहे से धार। शब्द कागज बाद में आए, पहले वे सांस में बसते थे।